हेलो प्यारे बच्चों। चल रहा है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो बेसिक लॉज थे यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें हमने देखा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, उनके एप्लीकेशंस को देखेंगे। और उनके एप्लीकेशंस को देखने से पहले हम लोग बात करेंगे, जो कि रिसेंटली हमने क्या फिनिश किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिनिश किया। और जैसा हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उसका एक वेक्टर फॉर्मेट भी पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का एक वेक्टर फॉर्मेट भी होता है। ठीक है, तो चलो समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। समझो, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये आपका मीडियम 1 है, मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। अगर एक लाइट रे मैं यहां से ऐसा डालता हूं, आ रही बात समझ में, तो आपको पता है ये रिफ्रैक्ट हो जाता है इस तरीके से। और ये एंगल क्या हो जाता है आपका, अगर ये एंगल आई है, दिस इज एंगल आर। ठीक है, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। क्लियर है बच्चे? अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला आपका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन है, और ये इंसिडेंट रे का है और ये रिफ्रेक्टेड रे का है। अपन अगर ऐसा करें कि हर एक डायरेक्शन को, है ना, हर एक डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से शो करें। ठीक है, तो ये इसको मैं शो करता हूं ई आई कैप से, ये क्या हो जाएगा बेटा, ई आर कैप से, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ई एन कैप। ठीक है बेटे, ई एन कैप। आ रही बात समझ में आपको? ओके। अब देखो, अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता, मीडियम में चेंज नहीं होता, तो आपको पता है ये लाइट कैसे जाती, सीधा इस तरीके से जाती। यानी दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ ई आई कैप, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ ई आई कैप, यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। ओके। अब बच्चे, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इसके दो लॉज होते हैं, तो फर्स्ट लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको वेक्टरली अपन कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको वेक्टरली कैसे शो कर सकते हैं, तो देखो बच्चे, ये देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन है। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो सोचो क्या आएगा बेटा, ई आई क्रॉस ई एन, है ना, ई आई क्रॉस ई एन करूंगा तो इसका डायरेक्शन किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ई आई क्रॉस और ई एन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगा, और वो ई आई के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराऊं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझो, इस तरीके से। पहले मैंने क्या किया, ई आई को क्रॉस प्रोडक्ट कराया ई एन के साथ, ई एन के कैप के साथ क्या कराया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट कराया। ठीक है, तो ई आई क्रॉस ई नॉर्मल, है ना, ऐसा करूंगा। ठीक है, ई आई क्रॉस ई एन कैप करूंगा, और उसको मैं अगर डॉट प्रोडक्ट कराऊं ई आई कैप के साथ, ई आई कैप के साथ, तो क्या मिलेगा बेटा हमें बताओ, ई आई क्रॉस ई आई डॉट ई आई क्रॉस ई एन कैप, ये हमें क्या देगा बेटा, तो चूंकि हमने देखा ई आई क्रॉस एन ई एन का हम ये रिजल्ट लेंगे, तो बेटा इसके साथ इसका जो रिजल्ट आएगा ई आई क्रॉस ई एन का, वो इसके साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस ये और इसका जो रिजल्ट आएगा और ये जो वेक्टर है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। सो इट विल गिव यू 0। ठीक है, इट विल गिव यू 0। सिमिलरली ई आर, है ना, ई आर को, ई आर का अगर हम ई एन के साथ
ये कराते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो ई आर क्रॉस ई एन भी अगेन क्या होगा बेटे, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा ई आर के। तो उसके साथ भी अगर हम करेंगे तो क्या देगा हमें, ई आर डॉट प्रोडक्ट ई आर क्रॉस ई एन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। सारी बात समझ में आपको, क्या मिलेगा बच्चे, 0 मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ई आई डॉट ई आई का यूनिट वेक्टर क्रॉस ई एन का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको सिमिलरली ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये शो करता है कि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ना। फर्स्ट लॉ हमारा क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकेंड लॉ था जो कि स्नेल्स लॉ था, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि स्नेल्स लॉ भी कहलाता था। इसको अगर निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, इसको करने के लिए अपन देखो, अगर मैं μ1 इंटू ई आई क्रॉस ई एन लिखता हूं, ठीक है, μ1 ई आई क्रॉस ई एन इक्वल्स टू μ2 ई आर क्रॉस ई एन। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमें। तो ई आई का डायरेक्शन ये है बेटा और ई एन का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस आई हो जाएगा क्या। तो चलो μ1 इंटू ई आई का मैग्नीट्यूड क्या, सब यूनिट वेक्टर लिया है हमने, हर एक का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो 1 इंटू साइन 180 माइनस आई, 180 माइनस आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू, सिमिलरली इधर देखो ई आर क्रॉस ई एन करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना बेटा 180 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल 180 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो μ2 इंटू मैग्नीट्यूड 1 साइन 180 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटे μ1 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, यानी साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, μ2, सिमिलरली इधर हो जाएगा साइन आर। देखो यही होता था क्या, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यही होता था स्नेल्स लॉ। तो आप देखो इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से बोल सकते हो, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को इस तरीके से समझा सकते हो और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को आप इस तरीके से समझा सकते हो। ठीक है बेटा, ई आई डॉट ई आई क्रॉस ई एन, ई आई जिसमें क्या है बेटा, यूनिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओनली द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है बेटा, ओनली द डायरेक्शन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरीके से हम दोनों को दिखा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ठीक है, ओके, नाउ सी अगर हमें रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन डिसाइड करना हो, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान से देखिए।
ठीक है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है बेटा? दो प्लेन तो दिख ही रहे हैं आपको, एक ऐसा वाला प्लेन और एक ऐसा वाला प्लेन। ठीक है, दो परपेंडिकुलर आपको प्लेन्स क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, तो बेटे ये वाला प्लेन, ठीक है, इस तरीके का आपको दो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर मान लो एक लाइट रे जो है कुछ इस तरीके से फॉल होता है। ठीक है, इस तरीके से एक लाइट रे फॉल होता है, तो ये क्या हो गया बेटा? इंसिडेंट रे हो गया। और ये जो है ये आपका सपोज क्या हो गया बेटा? एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अंडरस्टूड? तो बेटा हम कौन से प्लेन में लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं? देखो ये वाले प्लेन में, दिस इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस प्लेन पर हम क्या कर रहे हैं? लाइट को इंसिडेंट, ये जो वर्टिकल प्लेन दिख रहा है ना, उसमें हम लोग लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। और ये वाला जो प्लेन दिखा रहा है वो बाउंड्री है। ये जो ऊपर वाला मीडियम है वो अलग है, दिस इज मीडियम 1, एंड ये जो इसके इस प्लेन के नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज मीडियम 2। ठीक है बेटा, मीडियम 2, और दिस इज बाउंड्री। ठीक है, दिस इज बाउंड्री। आ रही ना बात समझ में आपको? ठीक है, ये वाले प्लेन जो है, ये वर्टिकल प्लेन जो आपको दिख रहा है उसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। इसके ऊपर का मीडियम अलग है, इसके नीचे का मीडियम अलग है, और ये वाला जो सर्फ प्लेन है वो बाउंड्री का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि ये वाला काम क्या करेगा? नॉर्मल का, इसमें जो एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे वो हमें क्या बताएगा? इसका डायरेक्शन बताएगा। और इधर हम लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। और अगर मान लो ये एंगल क्या हो गया बेटा? एंगल आई हो गया। और लाइट रे को जाना कैसे चाहिए? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसा हो गया। ठीक है, तो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसा हो गया। अब मैंने ये डॉटेड क्यों बनाया है? क्योंकि ये इस मिरर, ये वाला जो प्लेन है उसके नीचे है, तो हमें दिखाई नहीं देगा। फाइनली ये लाइट निकलेगी किस प्लेन में बेटा? जिस प्लेन में गिरा था उसी प्लेन में निकलेगा, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है। तो इस तरीके से ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है तो बेटा चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। नहीं भी होगा, ठीक है, अगर डायग्राम में कुछ कंफ्यूजन भी रहे तो हम रिजल्ट पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा? क्लियर? इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। तो आपको बेसिकली करना क्या है बेटा? देखना, तो एक तो आपने ये डायरेक्शन देख लिया, नॉर्मल डायरेक्शन, तो आप नॉर्मल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल लेना। दूसरा चीज आपको क्या करना है? एक इस डायरेक्शन में वेक्टर निकाल लेना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? अपन टेंजेंशियल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल वेक्टर बोलेंगे। ये नॉर्मल वेक्टर और ये टेंजेंशियल वेक्टर। ठीक है, अगर आपको इंसिडेंट गिवन है और आपको रिफ्रैक्टेड निकालना है तो ई आर। ठीक है बेटा, तो अब आसानी से दिख रहा है ई आर लिया हूं यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? इसका मतलब 1 है। तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे बेटा, इधर क्या आएगा, है ना, इधर क्या आएगा? 1 cos r। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा बेटा? cos r, और ये डायरेक्शन किसका लेगा? ई एन कैप का, तो cos r ई एन कैप प्लस। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट किधर जाएगा बेटा? इधर जाएगा। कितना जाएगा बेटा? 1 sin r, यानी sin r। ठीक है, और ये कौन सा डायरेक्शन है? ई टेंजेंशियल, तो ई टी कैप। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? ई आर वेक्टर। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको? ठीक है,
तो आपको जो भी वेक्टर गिवन रहेगा इंसिडेंट रे का, उससे आपको क्या क्या करना है ध्यान से समझे। आपको ये निकालना पड़ेगा टेंजेंशियल वेक्टर क्या है। दूसरा चीज आपको एंगल आर निकालना पड़ेगा, तो स्नेल्स लॉ लगा करके आई और आर के बीच का रिलेशन निकाल करके आप आर निकाल सकते हो, और उसको इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है, और आपको क्या मिलेगा बेटा, ई आर वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा, यानी उसका डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल डील विद द वेक्टर प्रॉब्लम ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो वेक्टर प्रॉब्लम होंगे रिफ्रैक्शन के, उसको हमें इस तरीके से डील करना है। हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से समझेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। ओके, लेट्स सी। सी क्या बोला जा रहा है, the xy plane is the boundary between two transparent medium. Example, the xy plane is the boundary between two transparent medium, between two medium, सिंपली कर देता हूं भाई, two medium, one with z greater than medium, two medium, one with z greater than equal to 0। एक मीडियम क्या है, पॉजिटिव z एक्सिस पर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ हैज RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना है, √2, एंड मीडियम 2 with z less than equal to 0, has RI √3, a ray of light in medium 1, a ray of light in medium 1 given by the vector is given by the vector A equal to 6√3 I cap plus 8√3 j cap minus 10k cap। ठीक है बेटा, is incident on the plane of the separation, is incident on the plane of the separation। ठीक है बेटा, plane of the separation। find the unit vector okay, find the unit vector in the direction of the refracted ray, in the direction of refracted ray in medium 2 में जो रिफ्रैक्टेड रे होगा उसका आपको क्या निकालना है बच्चे, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन की बात आती है तो आपको निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यानी अपने को ई आर कैप निकालना है, सिंपल सी बात है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो बेटे फिर से अपन क्या करेंगे, छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, डायग्राम बना लिया, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री। एक्स वाई प्लेन जो है वो बाउंड्री है, तो बेटा बाउंड्री एक्स वाई प्लेन पर हुआ, ठीक है, बाउंड्री एक्स वाई प्लेन पर हुआ, मतलब ऊपर उसके क्या होगा, एक मीडियम, और नीचे उसके क्या होगा, एक मीडियम, यानी मीडियम किसके ऊपर है,
z एक्सिस पर है और एक्स वाई प्लेन उसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज एक्स वाई प्लेन और ये क्या हो जाएगा बेटा अपना z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज z एक्सिस। अब इसमें क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो ये हुआ मान लो लाइट इंसिडेंट। अब लाइट का आपको क्या दे दिया बेटा, पूरा वेक्टर दे दिया है, ठीक है, पूरा वेक्टर गिवन है, कितना, वेक्टर a इक्वल टू 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस 10k कैप। अगर मैं बोलूं कि बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो आप फटाक से मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, 36 इंटू 3 प्लस 64 इंटू 3 प्लस 100, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा बेटा, 36 300 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा और ये आएगा 20। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 20 है, इस है ना इंसिडेंट रे का जो मैग्नीट्यूड है, इंसिडेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 20 आएगा। इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज यहां से क्लियरली सीन है कि ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड प्लेन है, तो जेड का डायरेक्शन किससे दिखाते हैं बेटा, के कैप से, यानी जो मेरा नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, के कैप है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर जो है वो कितना है, के कैप है, अंडरस्टूड। अब बेटे अगर आप इस वेक्टर को कंप्लीटली देखो तो 6√3i प्लस 8√3j और माइनस 10k कैप है, तो माइनस 10k कैप को कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा, ये प्लस k कैप है, तो इधर क्या होगा, नीचे डायरेक्शन में क्या होगा अपना, है ना, ये नीचे डायरेक्शन में क्या होगा अपना, ये होगा माइनस 10k कैप, ठीक, ये हुआ हमारा माइनस 10k कैप, ठीक है बेटा। तो एक वेक्टर हो गया, तो क्या मैं इसको, इस वाले को 6√3i प्लस 8√3j कैप बोल सकता हूं, तभी क्योंकि इसका और इसका सम ये होगा ना, ट्रायंगल लॉ यूज करो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो दिस प्लस दिस शुड बी दिस, तो ये देखो ये 6√3i प्लस 8√3j कैप माइनस 10k कैप इक्वल टू एक वेक्टर हुआ कि नहीं, ठीक है, इक्वल टू ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये अगर माइनस 10k कैप है जो कि होगा, और तो ये जो इस तरफ का होगा कंपोनेंट वो कितना होगा, 6√3i प्लस 8√3j कैप। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है बेटा, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर तो तब निकालोगे जब आपके पास क्या होगा, उस डायरेक्शन का वेक्टर होगा। तो देखो इस डायरेक्शन का आपको वेक्टर मिल गया, दिस इज कंप्लीट वेक्टर ईटी, ठीक है, ये दिस इज ईटी वेक्टर, तो उसका ईटी कैप निकालना आसान है बेटा, है ना, हम ईटी कैप निकाल सकते हैं जैसा कि हमको आता है क्या करना, यूनिट वेक्टर निकालना। कैसे निकलता है बेटा यूनिट वेक्टर, तो भाई वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, देयरफॉर ईटी कैप इक्वल्स टू ईटी वेक्टर अपॉन ईटी का मैग्नीट्यूड। तो ईटी वेक्टर इज 6√3i प्लस 8√3j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड, देखो कितना हो जाएगा बेटा, 36 इंटू 3 प्लस 64 इंटू 3, तो कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है बेटा, 300 हो जा रहा है क्या, दिस इज 6√3i कैप प्लस 8√3j कैप, दिस इज 300, ठीक है, 3 इंटू 64 प्लस 36 300, सो 6√3i कैप प्लस 8√3j कैप अपॉन 10 बाहर आ जाएगा बेटा, 10√3 ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6√3 अपॉन 10√3i कैप प्लस 8√3 अपॉन 10√3j कैप, √3 कैंसिल हो गया, ये हो गया बेटा 3/5i कैप प्लस ये हो गया 4/5j कैप, ठीक है, दिस इज ईटी कैप, ठीक है। तो इस हमें मिल गया बेटा ईटी कैप, है ना, हमें मिल गया ईटी कैप, और हमें EN कैप पहले से मिला हुआ है, ET कैप भी मिल गया, ठीक है। तो इस ET कैप को मैं साइड से रख लेता हूं, कहां रख लूं, अच्छा ये चीज का मुझे मिल चुका है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 है, ठीक है बच्चे, और ET कैप भी मिल गया, ठीक है। इस चीज को मैं इस तरफ साइड में लिख लेता हूं,
वेक्टर ए का मॉड है 20 और ई टी कैप है 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। अब बेटे अब आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा। दिस इज आई। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको इस तरीके से पूरा कर दूं तो ये 10 है बेटा, तो ये भी क्या होगा 10 होगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड 10 है ना, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 10, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 20। तो क्या आप ये एंगल नहीं निकाल सकते? क्यों, कैसे निकाल सकते हो बेटा? कॉस आई, है ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस इज 10, हाइपोटेनियस इज 20, 1/2 कितना हो जाता है बेटा, 1/2 कितना हो जाता है 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ गया। अब अपन क्या करेंगे, और ये भी दिया हुआ था बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ था। इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद √2 दिया था, और दूसरे मीडियम, ये मीडियम 1 था, और इधर क्या था, मीडियम 2 था। ठीक है, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक √3 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये भी पता चल गया बेटा। अब अपन स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए। स्नेल्स लॉ, सिंस μ1 sin I is equals to μ2 sin R, therefore μ1 कितना है बेटे √2 और sin 60 डिग्री, sin 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, sin 60 √3/2 इक्वल टू μ2 कितना है √3 इनटू sin R अपने को पता नहीं, तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये इस √2 से ये √2 हो जाएगा। सो sin R इज इक्वल्स टू 1/√2। देयरफॉर R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। ठीक है, ये सारी चीजें हमने निकाल ली बेटा। अब हमारे पास फाइनली, है ना, क्या पता है कि ई आर कैप जो होता है वो क्या होता है cos R, है ना, cos R ई एन कैप प्लस sin R ई टी कैप, ऐसा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको जाना ऐसे चाहिए था, रिफ्रैक्ट होकर के ये ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल R, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है बेटे, अब ध्यान रखना यहाँ पर ई एन कैप का क्या है, उल्टा, उल्टे डायरेक्शन में, तो ये प्लस के कैप है, तो नीचे क्या लगेगा माइनस के कैप, तो माइनस के कैप। और cos R कितना है बेटा 45 डिग्री, तो cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, क्या हो गया 1/√2। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस sin R, sin 45 अगेन कितना हो जाएगा बेटा 1/√2, और ई टी कैप कितना था देखो, ई टी कैप था 3/5 आई कैप, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, 4/5 जे कैप। सो 1/√2 माइनस के कैप प्लस 1/√2 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, देख ले एक बार, माइनस 1/√2 के कैप, 1/√2 3/5 आई कैप, करेक्ट। ठीक है बेटा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भी आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया है। ठीक है, समझ आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है, टेंशन नहीं लेने का, है कि नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये भी बच्चे हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा है ऑलरेडी, आपको क्लिक कर रहा होगा शायद, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है बेटे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है,
मान लो बच्चे कि यहां पर ये हमने एक मीडियम 1 ले लिया, ये हमने मीडियम 2 ले लिया, फिर इधर एक मीडियम 3 ले लिया, फिर एक मीडियम ले लिया 4। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एक लाइट रे मान लो इधर इंसिडेंट किया तो इस मीडियम में, चूंकि मीडियम अलग है तो रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर मान लो यहां पर फिर मीडियम चेंज हो रहा है, फिर रिफ्रैक्ट हो गया, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से हो गया, फिर यहां पर मान लो इस तरीके से हो गया। तो देखो ये क्या हो रहा है बेटा, मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन सफर कर रहा है ना। ये जो लाइट रे हमने यहां से डाला था वो क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन कर रहा है। क्लियर है ना मेरी बात, ये मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन कर रहा है। अगर आप किसी भी टाइम, ठीक है, इफ अ लाइट रे हैज अंडरगोन थ्रू सेवरल रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है, आफ्टर सेवरल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, एंड एट एनी इंस्टेंट इफ द रे इज रिवर्स्ड बैक। और रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना है, मान लो एक मिरर डाल दिया परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लाइट रे अब उल्टा हो जाएगा और वो जैसे जैसे आया था वैसे वैसे चला जाएगा। मतलब जिस जिस रास्ते से वो चल करके आया था सेम उसी रास्ते से वो क्या हो जाएगा बेटा, रिटर्न बैक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो व्हाट आई एम टेलिंग हियर कि इफ a light ray has undergone through several या multiple reflection or refraction, and at any instant of time if the ray is reversed, है ना, if the ray is reversed it will follow the same path, it will retrace the path, है ना, at the time of incoming। जो incoming के टाइम उसका पाथ था उस पाथ को वो क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, तो समझो बेटा इसका स्टेटमेंट, इफ अ लाइट रे हैज अंडर गोन थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन and at any instant of time, at any instant light ray is reversed by placing a plane mirror perpendicularly, ठीक है बेटा, perpendicularly, then the light ray retrace its path completely, ठीक है। this is called principle of reversibility। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके बच्चों, समझ गए आप लोग, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये जैसे जैसे आया था वो वैसे वैसे वापस चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली। समझो बच्चा कि इधर का मीडियम 1 है और इधर का मीडियम 2 है। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहां से हमने लाइट को डाला बेटा, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे हो गया मान लो। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r हो गया। तो बेटा हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ठीक है, जब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, μ1 sin i
इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू टू बाय म्यू वन, है ना बच्चे, क्या हो जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन, अंडरस्टूड, ठीक है भाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, रिलेटिव करके, रिलेटिव के टर्म में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि हमने बोला कि अगर इसको मिरर प्लेस कर दें परपेंडिकुलरली तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लौट जाएगा। तो अब ये लौटते वाले के लिए है ना, रिवर्स्ड रे के लिए ये अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो फॉर रिवर्स्ड रे क्या हो जाएगा बेटा, म्यू टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई। सो साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू, है ना बेटे, म्यू वन बाय म्यू टू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं म्यू वन वाला नीचे, टू वाला ऊपर, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करूं तो क्या होगा बेटा, देखो तो क्या हो रहा है, साइन आई बाय साइन आर, उस वाले का था, इस वाले का साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू 1 और ये हो जाएगा म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, दिस। तो क्या आ गया बेटा इधर 1, म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। देयरफॉर म्यू 1 with respect to 2 into mu 2 with respect to 1 equals to 1. Therefore mu 2 with respect to 1 is equals to 1 upon mu 1 with respect to 2, ऐसा आया। तो क्या समझ में आया बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, कि अगर मुझे एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो इसका अगर हम उल्टा करें, दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो एक का दूसरे के साथ पता है तो समझ लो कि आपको दूसरे का पहले के साथ भी पता है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आगे मेरी बात समझ में बच्चों? ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद रखना है बेटा। नाउ सी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लो ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 3। ठीक है बेटा, दिस इज मीडियम 3। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, μ1, यहां का μ2 एंड यहां का μ3। अगर एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट किया बेटा तो मान लो ये एंगल क्या है बेटा, I, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको मैंने बोल दिया क्या, R। ठीक है बेटा, ये इसको बोल दिया मैंने R। अब इससे फिर यहां से जब यहां जाएगा तो देखो बेटा ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, और ये मान लो कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होता है सपोज। तो ये एंगल क्या है, सपोज मैंने बोला R, तो इसको बोल देता हूं मान लो E। ठीक है, इसको क्या बोल देता हूं मैं, E बोल देता हूं। ओके, ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है। ठीक है बेटे, अब देखो अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाना चालू करूं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, हमने क्या पढ़ा है बेटा, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू यहां का साइन ऑफ एंगल, तो μ1 साइन आई इक्वल टू क्या हो जाता है, दूसरे तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू दूसरे तरफ का साइन ऑफ एंगल, तो μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर यहां पर अगर यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पर भी लगेगा, तो μ2 इंटू साइन आर, जो कि ये है μ2 इंटू साइन आर इक्वल टू होगा अगले तरफ का, तो μ3 इंटू साइन ई, तो μ3 इंटू साइन ई। देखो, तो ये तीनों चीज आपस में क्या है बेटा, बराबर है। समझा क्या, ये तीनों चीज आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो हमको यहां पर एक चीज क्लिक कर रहा है दिमाग में, हमारे माइंड में एक चीज क्लिक कर रहा है कि
यहाँ का μ1 इंटू साइन आई और μ3 इंटू साइन ई भी आपस में बराबर हुआ। μ1 इंटू साइन आई है ना इक्वल टू हुआ देखो μ3 इंटू साइन ई के। तो इसका मतलब हुआ कि हम डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं ये फर्स्ट और लास्ट के बीच में, फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम के बीच में हम डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। बट शर्त बस इतनी है कि जो ये बाउंड्रीज हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। इसके बीच में कितने भी मीडियम हो, कितने भी, मे बी एनी नंबर ऑफ मीडियम्स, ठीक है, कितने भी नंबर मीडियम्स के हो सकते हैं, अगर सबके बाउंड्री अगर पैरेलल हैं, ठीक है बच्चे, तो आपको हर एक में स्नेल्स लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक द फर्स्ट मीडियम एंड द लास्ट मीडियम ओनली। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस चीज को मैं नोट में आपको लिख दे रहा हूं। इफ बाउंड्रीज ऑफ different mediums are parallel, then we can apply Snell's law only between first medium एंड लास्ट मीडियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। हर एक मीडियम में हमें करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट मीडियम लेना है, लास्ट मीडियम लेना है और हमारा काम हो जाएगा। और भी मीडियम होते हैं बेटा और बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन फाइनली ये वाला और ये वाला आपस में क्या होता, स्नेल्स लॉ को फॉलो करता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो 4 हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गया बेटा आपको? अच्छा, नाउ अगर आपको देखो बेटे फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए, इफ फर्स्ट मीडियम एंड लास्ट मीडियम हैज सेम आर आई है, मतलब सेम मीडियम हुआ, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, सेम मीडियम है। अगर ऐसा हुआ बेटा, क्लियर है, इफ फर्स्ट मीडियम एंड लास्ट मीडियम हैज सेम आर आई, तो देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ3 इंटू साइन ई। और मैंने क्या बोला, ये और ये सेम मीडियम हो गए, तो ये और ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। देयरफॉर साइन आई और साइन ई आपस में बराबर हो जाएगा, देयरफॉर आई और ई आपस में क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। देखो यहां पर तो कमाल की बात हो गई है ना बेटे, यहां पर कमाल की बात हो गई। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये रे और ये रे आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है बेटे। तो अगर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है, तो जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। थोड़ा से डिस्प्लेसमेंट रहेंगे उसके बीच में, डिस्प्लेस्ड होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, दोनों का पैरेलल रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा। इसका भी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ है, लाइन अलग अलग है बट पैरेलल है, क्लियर है बेटा। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, दोनों फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लास्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दैट केस आई और ई बराबर होगा, मीन्स दैट इज इंसिडेंट रे, और जो लास्ट वाला रहता है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, दैट इज इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ओके। तो बेटे आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं थोड़ा सा लोड कर लेता हूं, उसको खत्म हो गया है इंक। चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कुछ,
ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड बेटा, रिफ्रैक्शन के ऊपर, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है भाई कि कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1, व्हाट इट इज सेइंग, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। देखो, तो ये मान लो एक ग्लास स्लैब है, मतलब इस तरफ क्या है, ग्लास स्लैब है, और इधर क्या है बेटा, एयर है, ठीक है, इस तरफ क्या है, एयर है। बोलते हैं कि लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, यूं मान लो लाइट रे इंसिडेंट हो गया, और ये क्या है, हमारा नॉर्मल है, ठीक है। कभी भी क्या होता है बेटा, ना तो कभी 100% रिफ्लेक्शन होता है, ना तो 100% रिफ्रैक्शन होता है। बट जो क्वांटिटी ज्यादा, जब रिफ्लेक्शन होता है तो हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान देते हैं, जब रिफ्रैक्शन होता है तो सिर्फ रिफ्रैक्शन पर ध्यान देते हैं। इसके पहले चैप्टर में हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन कंसीडर किया, लेकिन होता दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, सिंपल वे में ऐसे बोल दे। तो बेटा इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, मान लो रिफ्लेक्ट हो गया, तो जो रिफ्लेक्ट हो गया वो क्या करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, और जो पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया वो किसको फॉलो करेगा बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का हो गया। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, और इधर क्या है बेटा, एयर है, ठीक है, इधर क्या है, एयर है। बोलता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ इंसिडेंट रे एंड if reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular, ठीक है। what is the angle of incidence, what is angle of incidence, ठीक है बेटे, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, दिस थीटा वी हैव टू फाइंड। और हमें क्या बोला गया बेटा, ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। हमको पता है ये वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, आर कहलाता है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहलाता है। और भी हमें एक चीज पता है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कहानी समझ में आ गई आपको, बस और क्या बचा बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से थीटा और आर में रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। ये टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री, इसमें से ये 90 हो गया, तो ये दोनों बच के कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर थीटा प्लस आर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अपन स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ इधर का, तो म्यू क्या है बेटा, एयर है, इनटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 साइन आर। तो बेटे म्यू एयर कितना होता है, 1, तो 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 साइन आर की वैल्यू देखो कितना है बेटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू √3 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। सो ये कॉस थीटा जब इधर आएगा तो इसको बना देगा tan थीटा इक्वल्स टू √3, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। सो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। आ रही बात समझ में मेरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एग्जाम्पल
टू क्या कहता है, ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर, ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर, ठीक है, ग्लास स्फीयर ऑफ आर आई ऑफ म्यू इक्वल्स टू √3, म्यू इक्वल्स टू √3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, 60 डिग्री एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ठीक है बेटे, एज शोन इन फिगर। फाइंड द एंगल आर, आर डैश एंड ई, फाइंड एंगल आर, आर डैश एंड ई, एंड द टोटल डेविएशन, एंड द टोटल डेविएशन, ठीक है, एंड द टोटल डेविएशन। डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम है आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका ग्लास स्फीयर है, यहां पर लाइट रे इंसिडेंट होती है कितने एंगल पर बेटा 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3 है। ओके बेटे, क्लियर है मेरी बात। तो देखो सबसे पहले यहां पर बाहर क्या है, एयर है ना, और अंदर क्या है, ग्लास है। तो जब एयर से ग्लास में जाएगा तो क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो आप क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे। कायदे से इसको कैसे चले जाना चाहिए था बेटा, ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मीडियम में चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन होना जरूरी है, तो चलो अप्लाई करते हैं, है ना, स्नेल्स लॉ। ये पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल्स टू उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू साइन r। तो साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2 इक्वल्स टू √3 साइन r। तो बेटे √3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन r इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या आ गया बेटे 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ झुक जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये रिफ्रैक्ट होकर के इस तरीके से चला गया। फिर जब यहां पहुंचेगा तो अगेन क्या होगा, इधर ग्लास है और बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा उसको, एयर मिलेगा। फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, जहां जहां मीडियम होगा बेटा चेंज, वहां वहां होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो बेटा उसके लिए आपको नॉर्मल चाहिए। तो मैंने बोला है हमेशा स्फीयर में नॉर्मल का काम कौन करता है बेटा, रेडियस, ठीक है। यही आपका ये हो गया। अब ये एंगल आप पता कर सकते हो, क्योंकि ये एंगल, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। सो दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ के लिए बेटा क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना। इसको चले कैसे जाना चाहिए था, ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है। देखते हैं इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पर सेकेंड टाइम क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है बेटे। क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर मैं कहूं कि अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। इसको मिटा ही देता हूं उस साइड, ठीक है बेटे। तो फॉर सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा √3 इंटू साइन इधर का 30 डिग्री इक्वल्स टू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा r, ये हो जाएगा आपका, इसको शायद आपको r शो किया गया है, इसको आपको r डैश शो किया गया है, और फाइनली जो बाहर निकलेगा उसको e बोला गया है, तो साइन e, ठीक है बच्चे। तो देखो √3 साइन 30 क्या हो गया 1/2
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन ई, तो √3/2 इज साइन ई, ठीक है, √3/2 इज इक्वल्स टू साइन ई, देयरफॉर ई इक्वल्स टू क्या हो गया, देयरफॉर ई इक्वल्स टू क्या हो गया 60 डिग्री, इक्वल्स टू 60 डिग्री तो नहीं आना चाहिए, साइन 30 1/2 √3, ठीक है, आया तो क्या आ रहा है इसका आंसर, ई इक्वल्स टू क्या आ रहा है 30 डिग्री, हाँ करेक्ट है, ई इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका 60 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री था, तो ये कैसे निकलेगा बेटा ज्यादा पे, तो इस तरीके से निकल जाएगा कितना 60 डिग्री पर, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, नाउ व्हाट, अब आपको क्या करना है, तो इस ये आपका r था, ये r' था, और ये क्या है आपका e, तो आपको तीनों चीज निकल गया r एंड e, ठीक है। देखो e मतलब क्या, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, जो फाइनली बाहर आया ना उस ऑब्जेक्ट से, ये स्फीयर से, है ना, स्फीयर में यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ पर इमर्ज हुआ, यानी बाहर आया, ठीक है। तो बाहर आने वाला जो एंगल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंस, दैट इज 60 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो ये गया और यहाँ से क्या होगा, ये बाहर आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है बच्चे, एंगल ऑफ डेविएशन। जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, ठीक है। व्हाट इज इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। तो देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कौन सा है, ये, और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन कौन सा है, ये, इसको पीछे करो, ठीक है बेटा। तो यही हुआ इनके बीच का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल, ठीक है। तो अब आप इस एंगल को कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको यहां पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखा जाए तो यहां पर भी एक डेविएशन हुआ, और अगर आप यहां देखो तो यहां पर आपको क्या हुआ बेटा, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। देखो ये वाला चीज क्या है, del2 जाना ऐसे चाहिए था, वो ऐसे गया, है ना, इसको जाना कैसे चाहिए था, देखो इस तरीके से जाना चाहिए था, और रिफ्रैक्ट होकर कैसे हो गया, तो कितने इधर से ऐसा डेविएट हुआ, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन del2। तो अगर ये del2 है तो ये भी क्या हो जाएगा del2, सो del1 और del2 ये तो फाइंड किया जा सकता है बेटा। del1 कैसे निकलेगा, तो याद करो del1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 60 - 30, i - r हुआ करता था ना, i - r, तो 60 - 30, सो दिस इज 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये है ना 60 - 30, दिस इज 30 डिग्री। अब बेटा इस ट्रायंगल में देखो तो डेल क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, और del1 और del2 क्या हो रहा है, इंटीरियर एंगल हो रहा है। सिंस del इक्वल्स टू क्या, del1 प्लस del2, तो देयरफॉर ये 30 + 30 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 60 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा है 60 डिग्री का हो रहा है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। टोटल डेविएशन जो हो रहा है वो 60 डिग्री हो गया। फर्स्ट टाइम ये कितने एंगल से डेविएट हुआ 30 डिग्री से, सेकेंड टाइम फिर 30 डिग्री से डेविएट हुआ, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री। ऑल क्लियर, आ रही मेरी बात समझ में आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है बच्चे, रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो बच्चों मैंने पहले भी कहा है कि ये जो चैप्टर है प्योर प्रैक्टिस का चैप्टर है। आप जितना बेटर प्रैक्टिस करेंगे, है ना, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें। जैसे ही कोई टॉपिक फिनिश होता है उसके प्रॉब्लम्स तभी ले करके उसको देखें कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। जैसे ही आपको डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलता है आप तुरंत मैसेज करें, है ना, सर हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, आप इस चीज़ को अगले लेक्चर में डील कर दें या फिर अभी बता दें, ठीक है। तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे कहाँ डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा है, और उस डिफ़िकल्टी को मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं उसको आपको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। अभी नहीं करोगे, सोचोगे कि बाद में कर लेंगे, तो ये ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप बाद में कर पाओगे। ये फर्स्ट टाइम ही लोगों के लिए टफ जाता है, तो सेकंड टाइम के लिए तो आपको कितना टफ जाएगा
वो सोच भी नहीं सकते। बहुत आसान हो जाएगा अगर अभी आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर अभी आपने इसको लूज छोड़ा। ठीक है, तो बेटे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाओ तुरंत, और तुरंत जैसे ही लेक्चर्स फिनिश हुआ, जब भी टाइम मिले इसके 20-50 जितने क्वेश्चन मिले बना जाओ, और जो भी दिक्कत होता है शेयर विथ मी। ओके, तो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे बच्चों, कल फिर इसके आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।